શ્રી રાંદલ વિદ્યાલય મોરબી ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 19 જોઈએ। પહેલો पार्ट एनो पाठનું નામ છે महाकवि कालिदास। पाठ का लेखक का नाम है नरपत बारहट हडवेचा। હવે મહાકવિ કાલિદાસ છે ને એ સંસ્કૃતના એક લેખક કવિ કેવા હોય તો કહી શકાય। એના ઉપર આખી વાર્તા છે આ પાઠની અંદર। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। MA BEd भणेला छे राजस्थानी संस्कृति नी अंदर, एणे पोते MA BEd करेलू छे। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्धि कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। आ पाठनी अंदर महाकवि कालिदासना जन्म विषे, एना मृत्यु विषे अने साथे साथे एनी साहित्यनी रचनाओनुं विवरण एटले के एनुं वर्णन करतो आ पाठ छे। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। आ पाठनी अंदरथी आपणे बोध मळे छे, जाणवा मळे छे कि कोईपण बाळक होय एने मूर्ख बनवुं, जे मूर्ख आपणा मनमा मानीए ए मानवुं जोईए नहीं। शुं काम? तो कि एने जेवी तक मळे कोईपण बाळकने एनी साथे ज ए शू करे छे तो कि हीरानी जेम चमकी उठे छे। पाठनी शुरुआत करिए। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं और मानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने स्वाभाविक रूप से विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने संस्कृतना महाकवि तरीके ओळखीए छीए। स्वयं महाकवि कालिदास ने पोताना विषय पर कई लखेलू नहीं, परंतु हर्षचरित ने अंदर शुरुआत में बाणे कवि बाण छे पण संस्कृतना कवि छे, एणे कालिदासनी अंदर पोतानुं वर्णन करेलुं छे। कालिदासनुं एनाथी आपणे खबर पड़े कि कालिदास छे ए बाणथी पहला बनी चूकेला छे। हवे त्यार पछी आगळ छे कि ए स्थान उपर कालिदासे पोताना रूपमां विक्रमनो पण उल्लेख करेलो छे। एक कोण विक्रम छे हजी सुधी कोईने खबर नहीं, परंतु बधा तेने विक्रमादित्य अने राजा भोजना साथेना माने छे। हवे त्यार पछी एना जे चमत्कारो छे, एनी होशियारी छे, एनी कविताओ छे, आना अंदरथी एना प्रसंगोनुं वर्णन जोई शकाय छे। तेनो जन्म अने परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। अत्यारे आपणे बधा 2022 में जीवीए छीए। आ केटला वर्षो पहेलानी वात छे? तो कि खाली मात्र एनो जन्म 365 में थयेलो हतो। एटला माटे थईने आनी कोई एटले कोई साची माहिती नथी। तेनो जन्म क्यारे थयेलो छे
कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन एटले के अत्यारनु जे उज्जैन छे ए माने छे, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया गया है। कोई ने कोई विद्वानोए एनी जाणकारी मेळवी अने नक्की कर्युं छे के एनो जन्म 365 में थयेलो हतो। महाकवि कालिदासनो जन्म जे छे एना विशेनी माहिती पाकी छे नहीं, परंतु बधा लोकोए एवुं नक्की कर्युं छे के एनो जन्म उज्जैन में थयो हशे। शुं काम? तो एणे मेघदूत नामनो जे पोतानो ग्रंथ छे एमां एનું વર્ણન કરેલું છે ઉજ્જૈનનું, અને એના રસ્તા વિશે આમથી આમ જાણી અને પછી વાદળોને પોતે આ વાત કહેલી છે, એટલે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે એનો જન્મ ઉજ્જૈનમાં થયેલો હોવાનું માનવામાં આવે છે। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उज्जैन के अंदर ए समय में राजा विक्रमादित्य राज करता था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार के सुखी थी। त्यानी प्रजा बधी ज रीते सुखी थी, परंतु साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा तक पर पहुंची थी। साहित्य और कला पण खूब आगळ बढ़ती थी, परंतु राजा विक्रमादित्य ने अपने ही नाम से विक्रम संवत चलाया है। एणे पोताना नाम उपरथी ज विक्रम संवत चलावेलुं छे। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उससे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। ए समये पोते जे सोनाना सिक्का चलावेला एनाथी तेनो राज्यकाल केटला समय सुधीनो हशे एनो पोताना बीजा लोकोने पण माहिती प्राप्त थाय छे, खबर पड़े छे। जेम के विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। विक्रमादित्य राजाना शासनकाळनी अंदर जेटलो वैभव विलास आखा देशनी अंदर हतो, जेटली साहित्य अने कलानी उन्नति हती, एटली बीजी वखत क्यारेय थयेली नथी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। एक एक थी चढ़े एवा कवि, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों ए युगनी अंदर थयेला छे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य पोते साहित्य और संगीतना सारा एवा जाणकार छे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई। संस्कृत भाषा पण आगळ पड़ती ए समयनी अंदर वधारे पड़ी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। पोताना पहलाना जीवन में जे मूर्ख मानता था एवा कवि कालिदास विक्रमादित्यना दरबार में कविओनी अंदर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानवामां आवे छे। अने कालिदासनी साथे रहेवावाळा बीजा 8 पण आ कविओना दरबारनी अंदर नवरत्न कहेवाय छे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। कालिदासना विषय में कहेवुं होय तो कही शकाय के ए युवावस्था सुधी तो अभणता, निरक्षर एटले जिस डाल पर बैठते उसी ही काटते थे। विचार करो, जे डाळ पर पोते बैठा होय वृक्षनी एनी डाळने काढी अने फेंकी दे, एटले के तोड़ी नाखे। एवा बुद्धि वगरना जेने आपणे कहीए छीए एवा मूर्ख मानवामां आवता। हवे बीजू के निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए। अभणता तो पण आटला बधा होशियार केवी रीते बनी गया। इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। आनी पण एक आपणने उत्सुकता जागे एवी अने एक विचित्र वार्ता छे। आ बधी वार्ताओ छे ने आ केवी छे तो के आपणे कोईने कोई रीते स्पष्ट माहिती न होय एटले ने दंत कथाओ कहेवाय। बधी वस्तुओ साची न होय एटले अलग अलग प्रकारनी माहितीओ भेगी करी अने साची होय ने खोटी होय एटले एना उपरथी एवी बधी वार्ताओ जाणवा मळे छे। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। आ वार्ता जोईए। और उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। ए समय में शारदानंद नामना एक राजा था। तेनी एक युवती एटले के एनी पुत्री
ગુણવતી, વિદ્વાન એવી, એટલે કે બહુ હોશિયાર હતી. એનું નામ હતું વિદ્યોતમા. હવે વહ સુંદર और रूपवती भी थी. એ દેખાવમાં પણ ખૂબ સુંદર હતી. उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी. એના રૂપ, ગુણ, જ્ઞાન આ બધાના વખાણ તો આખા દેશની અંદર બધી જ જગ્યાએ ફેલાયેલા હતા. विद्योतमा को अपने रूप और गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था. विद्योतमा ने પોતાના रूप, गुण અને જ્ઞાનનો ખૂબ અભિમાન હતું. अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी. એણે એના પોતાના લગ્નના સંબંધ વિશે બીજાની સમક્ષ એવી વાત પ્રગટ કરેલી હતી કે જે એને શાસ્ત્રની અંદર હરાવી દેશે એ જ વ્યક્તિ સાથે એ લગ્ન કરશે. उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पड़ोस के देश में पहुंचती गई वहाँ वहाँ के विद्वान आते गए. જ્યાં જ્યાં જાણકારી પ્રાપ્ત થવા લાગી ત્યાં ત્યાંના બધા જ હોશિયાર વ્યક્તિઓ, કવિ, લેખકો, સાહિત્યકારો બધા એક પછી એક વિદ્વાનો આવવા લાગે છે. તથા पंडित विद्योतमा ने शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे. અને પછી વિદ્યોતમાની સાથે શાસ્ત્રોની સામે જાણકારી એકબીજાની સામે કોણ જીતશે એના માટે બધા જ વિદ્વાનો આવવા લાગે છે. પરંતુ વિદ્વાનો અને પંડિતો આ બધાની અંદર એક વાત જોઈએ કે લેકિન વિદ્વાન યા પંડિતો કી બડી ગ્લાની કા અનુભવ હો રહા હૈ. બધાને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે કોઈ એટલે કોઈ વિદ્યોતમાથી હોશિયાર છે નહીં શાસ્ત્ર કરવામાં, એના જાણકારી પ્રાપ્ત કરવામાં. और वे उसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे. પછી બધા વિદ્વાનો ભેગા થયા ને એ બધાને મનમાં એમ થયું કે આટલી બધી હોશિયાર, એટલે એ બધાને એવું લાગે છે કે આપણે આની સાથે શું કરીએ, કોઈને કોઈ રીતે બદલો લઈએ. विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे. બધાએ નક્કી કર્યું કે આના લગ્ન છે ને એક મૂર્ખ સાથે કરાવી દેવા જોઈએ તો આનું અભિમાન છે ને એ બધું ઉતરી જાય અને આપણે પણ એનો બદલો લઈ શકીએ. अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे. એવામાં બધા જ વિદ્વાનો ભેગા મળીને એક મૂર્ખને શોધતા હતા. संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया. એવામાં એવો સંયોગ બને છે એક દિવસ એને એવો મૂર્ખ માણસ મળી જાય છે. वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था. જે ડાળી ઉપર પોતે બેઠેલો છે એ જ ડાળીને એ કાપી રહ્યો છે. पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा. पंडितों ने विद्वानों ने જોઈને જ ખબર પડી ગઈ કે આનાથી મોટો મૂર્ખ કોણ. इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया. બધાએ સમજાવી દીધો એક સુંદર રાજકુમારીની સાથે તારા લગ્ન કરાવશું અને એના માટે એને કંઈક એવી લાલચ આપે છે. पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा. पंडितों એને સમજાવી દીધું કે તાર ત્યાં કંઈ બોલવાનું નહીં, મૂંગું થઈ અને બેસવાનું, નહીં તો उसका विवाह नहीं होगा, नहीं तो तारा लग्न नहीं थाय. वह मूर्ख बड़ा खुश हुआ. ये युवक तो खूब खुश થઈ ગયો. उसने पंडितों की बात मानी और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए. पंडित तो उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए. એવામાં તો આ તો ખુશ થઈ ગયો, નવા નવા કપડાં પહેરાવી દીધા અને એને વિદ્યોતમાની સામે પ્રગટ કરે છે શાસ્ત્ર માટે થઈને. એની જાણકારી એકબીજાથી કોણ હોશિયાર. राजकुमार विद्योतमा को उसका अर्थ मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं. लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे. કેવી એની સાથે પોતે અપમાનનો બદલો લીધો તો કે એ બધાએ આ યુવકને પહેલાં સામે બેસાડી દીધો. પછી કીધું કે આ બધા અમે બધા જે છીએ ને એના કરતાંય હોશિયાર છે, આ બધા જ પંડિતોથી હોશિયાર છે, અમારા પણ ગુરુ છે, બહુ મોટો એવો વિદ્વાન છે અને શાસ્ત્રનો જાણકાર છે.
એ તમારી સાથે હવે આ શાસ્ત્રોનો અર્થ જાણી શકશે. હવે એણે એમ કીધું કે પછી અત્યારના સમય માટે એ શું છે, મૌન વ્રત ધારણ કરેલો છે, એટલે એ કાંઈ બોલશે નહીં, માત્ર ઈશારાથી વાત કરશે.